आगे कल पिछली वीडियो में हमने पढ़ा दिया था गुलाम वंश, और गुलाम वंश का अंतिम शासक था गुलाम वंश का शमसुद्दीन कामुर्स, और उसका सेनापति था जलालुद्दीन फिरोज, जिसने कामुर्स की हत्या करके एक नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश जो चला था यह 1990 से 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक चला था। 1290 से 1320 तक चला, और जब ये 1320 तक चला तो आगे इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। इसने जब नए वंश की स्थापना होती 13 जून 1290 में नए वंश की स्थापना होती है। 13 जून 1290 में नए वंश की शुरुआत होगी। 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी किलोखेरी बनाया। अपनी राजधानी कहाँ बनाया? किलोखेरी। इसने खिलजी वंश की जो राजधानी थी किलोखेरी थी। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजे और दामाद ने प्रयागराज के कड़ा मानिकपुर में हत्या कर दी थी। हत्या कर दी 22 अक्टूबर 1296 में। 22 अक्टूबर 1296 में 22 अक्टूबर 1296 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम आगे बात करें तो बना अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। बचपन के नाम की अगर बात करें तो इसके बचपन का नाम अली या गुरसब था। अली भी कहते थे और गुरसाब भी कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना रखने की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। वो बोला यानी कि वो कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिनने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। और वेतन, नगद वेतन देने का भी घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी इसने ही शुरू की थी। अर्थात घोड़े के पीछे मोहर लगाना, घोड़ा दागना कहलाता है। तो यहाँ पर लेकर के चले। नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़े तो की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। खम्स मतलब लूट के माल में सुल्तान का हिस्सा 1/4 और स्थान पर 3/4 कर दिया। पहले कितना ले लिया था? यानी कि अगर 1 रुपया चोरी करके कोई चोरी की यानी कि लूट करके ले लिया है तो 25 हिस्सा तो रखते हैं, यानी कि 4 1 रुपए में तो 4 हिस्से तो ये देता है, यानी कि 3 हिस्से तो देता था जो लूट कर लेता है उसे, और 1 हिस्सा रखता था अपने पास। अब इनने उल्टा कर दिया। 1 रुपए का 75 पैसे तो रख रहे अपने पास और 25 पैसे सेना में बांट देता था। नेक्स्ट की अगर बात कर लें, इसने व्यापारियों की बेईमानी रोकने के लिए, व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस को काट लेने का आदेश दिया था। मांस को काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल्य दृढ़ता दक्षिण भारत की विजय दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन
दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। किसको भेजा? मलिक काफूर। और मलिक काफूर ये इसके पास एक सेनापति था और ये एक हिजड़ा था। सही है। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला। मैंने बताया था सीरी का किला यानी कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। तो बलबन ने श्रीनगर की स्थापना की थी और ये दिल्ली के पास था सीरी। और सीरी का किला दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। 1000 खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 खंबा महल का निर्माण, अलाई दरवाजा, जमेतुल खाना मस्जिद और सीरी का किला इसने ही बनवाया था। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर लेकर चलते हैं, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का क्या कहलाता? रत्न कहते हैं। ये कहलाया रत्न। देवी के अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने ही चलाया था। देवी के अधिकार का सिद्धांत चलाने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी के उपाधि अलाउद्दीन ने अपने आप को स्वयं को खुद ने दी थी। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत, मलिक याकूब को कौन सा पद दिया था? दीवाने रियासत पद पर कौन था? मलिक याकूब। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। अब यहाँ पर अगर बात कर ले, पीछे वापस में चलते हैं तो अमीर खुसरो की डिटेल देखते हैं। अमीर खुसरो की अगर बात करें, अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। क्या था? इसका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली, वर्तमान में बदायूं के पास 1252 में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया की कब्र दिल्ली के अंदर है। यह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक सुल्तानों के दरबार में रहा। इसे तोताए हिंद अर्थात भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। सितार और तबले का आविष्कार करने का श्रेय इसको ही जाता है। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन की शुरुआत की थी। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, सागगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। अगर हम बात करें, इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं दीवान नू सिपेदार और मनसबी देवल, रानी खिज्र की प्रेम कथा आदि इनकी रचनाएं हैं भैया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें बाजार नियंत्रण प्रणाली की, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात करें, दीवाने रियासत यह व्यापार पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सानाए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता। बरीद होता था भैया, बरीद बाजार के अंदर घूमने वाला निरीक्षक होता था। मुनियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अगर हम यहाँ पे बात कर लें आगे, फिर वापस चलते हैं दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे आता है जी सानाए मंडी की अगर बात करें, यह खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु लगाया जाता था। सारे अदल, वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल और अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी सराय अदल में। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की किताब तारीख फिरोजशाही, जियाउद्दीन बरनी की किताब तारीख फिरोजशाही में मिलती है। खजाइनुल फतेह अमीर खुसरो फतुहा सलातीन इसामी की कीर्ति हैं।
मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुतासिब सेंसर और नाजिर नापतोल के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अधिकारियों की किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट अगर बात कर लें राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, चराई और एक था तुम्हारा गड़ी कर था। चराई कर दुधवा पशुओं पर लगाया था और गड़ी कर घर व झोपड़ी पर लगाया जाता था, जिसको आज को होम टैक्स के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में और जी चौथा आक्रमण 1303 में दारकी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 में 1305 में और जी यहाँ पे अली बेग और तारक के नेतृत्व में, छठा आक्रमण 1306 में कबद और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली की सल्तनत पर गद्दी पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। यहाँ पर बताते चले कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कम वंश यानी कि सबसे कम समय तक चलने वाला वंश खिलजी वंश था। अर्थात दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश भी बतेरा चला 1320 यानी कि 1296 तक चला था, 1206 से लेकर के लगभग 90 साल चला था। और ये तो मात्र यानी कि 1296 से 100 यानी कि ये समाप्त हो, कोई ज्यादा ये चलता है कब कहाँ तक समाप्त होता है 13 यानी कि 1398 तक, यानी कि 1320 तक ही चल पाता है। अब 96 से स्टार्ट होता है, 96 20-26 साल सारा चलता है, 26 साल सारा भाई ये बंद चला है और इसमें पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। फिर ये भी है जो छल कपट से ली गई वो होती सल्तनत वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। कोई सी भी चीज हो आज भी के जमाने में भी देखा जाए तो छल कपट से किया गया काम कभी सक्सेस नहीं होता। तो यहाँ पे लेकर चलेंगे मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पर चलते हैं तुगलक वंश, सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक लंबा खींचने वाला वंश है दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर बात करें, तुगलक वंश के में बात करें तो इसके द्वारा इस वंश के द्वारा किए गए कार्य महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो हिस्ट्री में बहुत ही काफी नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करें खुसरो खां 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों से जमीन छीन ली थी, फिर जब ये गद्दी पर बैठा इनने अमीरों को वापस कर दी थी। इसका मतलब ये है। अगर हम बात करें यहाँ से आगे, इसने सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण कराया था। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन सा था जिन्हें सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया था? किन्ने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद
नए नगर की स्थापना की थी। रोमन शैली में निर्मित इस नगर का एक दुर्ग का निर्माण भी कराया। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। 56 कोट का दुर्ग कहाँ है? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटने के दौरान हुई थी। समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर मर गया था। अब नेक्स्ट में आगे चलते हैं। गयासुद्दीन के बाद उलूग खां अर्थात जूना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा बेटा? 1325 में जूना खां। जूना खां था जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था 1325 में, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? जूना खां। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक पढ़ा लिखा, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं कुकृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील बादशाह, पागल बादशाह, रक्त पिपासु बादशाह कहा जाता है, खून चूसने वाला कहा जाता। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये बनेगा अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये अमीर कोही के विभाग किससे संबंधित है? कृषि से। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मलिक के समान 2 पोशाक दिया करता था, एक जोड़े में दूसरे गर्मी में, एक जाड़े में दूसरे गर्मी में। अब कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासन से और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। अरे अच्छा, गंगा जल पी रहा, इतना शुद्ध पानी तुझे और कहीं से कुछ रोज मिला ही ना। गंगा जल देख ले कितने, इसका मतलब डर पोकते हैं बात सभी अपने में। डर कर जीते थे, तभी तो ये पानी भी वहां से मंगवा रहा गंगा जल, वैसे भी ना पिया जा रहा इनसे डर की वजह से। इसका मजा ही नहीं। हाँ डर भी लगता। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा धातु के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा की संज्ञा दी है। मनियर्स अर्थात पैसों का राजकुमार, पैसों का राजकुमार की संज्ञा प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से जाना जाता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां और ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने किया था। अच्छा, सबसे पहला। और भारत में किसने करा? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 में, ये क्वेश्चन बहुत जानदार है। इब्न बतूता 1333 में आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का गाजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन इस किताब में है। इसने अपनी किताब विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में इस किताब में लिखा है।
यानी कि दो व्यवस्था को दो प्रकार थे। अश्व डांग व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता था, पैदल डांग व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। इसने नगाड़ा की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का भी वर्णन करा है। इसके कथा अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये तो सही करा है कि जब सती हो जाए तो सुल्तान से अनुमति ले, सुल्तान ने मना कर दी तो बच जाती थी वो। ठीक है, ये तो सही है। मोहम्मद बिन तुगलक